नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। इससे पहले कि हम जम्मू कश्मीर की खास खबरों पर नजर डालें, पर सबसे पहले हम बात करेंगे आज के बजट की, जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज अंतिम बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट की शुरुआत सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए की है और चुनावी साल होने के चलते ये पूर्ण बजट की जगह अंतरिम बजट है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आर्थिक सुधारों के साथ साथ जिस तरह से मोदी सरकार में देश आगे बढ़ रहा है, हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा विश्वास है कि गरीब महिला, अन्नदाता, गरीब किसान उन्नत और तरक्की करे। यही सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। इन्हें सशक्त करने पर हम विश्वास रखते हैं और इसी दिशा में काम कर रहे हैं, नेक इरादों के साथ काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि गरीब का कल्याण, देश का कल्याण। बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए क्या कुछ कहा, आपको बताएंगे। क्या कुछ अभी तक सरकार की उपलब्धियां रही हैं और इस करीबन 1.5 घंटा हो चुका है बजट पेश करते हुए, क्या कुछ खास बातें अभी तक सामने आई हैं, क्या ऐलान हुए हैं, आपको बताएंगे। और जिस तरह से ये बताया जा रहा था कि किसान से लेकर महिलाओं और युवा पर जोर दिया जाएगा, अभी तक जनता पर कितनी राहत महसूस कर रही है इस 1.5 घंटे का जो बजट अभी तक पेश हुआ है, या कितना बोझ। क्योंकि कुछ खास बातें सामने आई हैं, जैसे बताया जा रहा है कि टैक्स पेयर्स को कोई भी छूट नहीं मिली है और उपलब्धियों के साथ साथ जो ऐलान है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ और नए घर बनेंगे और 2014 में चुनौतियों का जिस तरह से देश सामना कर रहा था, किसान से लेकर महिलाओं और युवा पर जो है जोर दिया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें इस बजट से हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल है, क्योंकि जो लोकसभा इलेक्शंस होंगे उसके बाद ही फाइनल बजट पेश किया जाएगा। अब ये जो इंटरिम बजट है, इसे लेकर क्या कुछ खास बातें सामने आई हैं वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जिस तरह से नई संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले आपको बता दें कि क्या कुछ खास बातें इसमें रही हैं। जम्मू कश्मीर का जो बजट है उसे लेकर अभी तक क्या कुछ सामने आया है, क्या इसमें कुछ एग्जीक्यूट किया गया है। टैक्स पेयर्स के लिए कोई छूट नहीं बताई जा रही है और 10 साल में इनकम टैक्स 2 गुना हो चुका है। इनकम टैक्स पेयर्स के लिए कोई भी राहत नहीं नजर आ रही है। और एक खास बात मैं आपको बता दूं टैक्स को लेकर कि स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट जो है वो 1 साल तक बढ़ाई गई है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि नेक इरादे, सच्ची लगन और जन कल्याण के लिए ये जो बजट आज पेश किया जा रहा है, इसमें 7 लाख तक की आय पर कोई भी छूट नहीं होगी। एक बेहद खास बात आपको टैक्स को लेकर बता दूं कि 7 लाख की इनकम तक जो है टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और जनता पर कितनी राहत मिली है या कितना बोझ जनता को लग रहा है वो हम जानेंगे थोड़ी देर में। हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बताइएगा, करीबन 1.5 घंटा हो चुका है बजट पेश होते हुए, जनता के लिए कितनी राहत, कितना बोझ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मोटे मोटे फिगर्स हैं, जो मोटी मोटी इंपॉर्टेंट घोषणाएं हैं, जो इनकम बजट में होनी भी चाहिए, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हैं। ये आखिरी बजट रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की दूसरी टेन्योर का। मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम लाई गई है, आप सब जानते हैं। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनेंगी, ये भी एक नई योजना है। 40,000 रेल कोच वंदे भारत में बदलेंगी, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा रहा है। कहता है कि कैपेक्स पे कम पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन इस बार कैपेक्स पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। बजट में महिलाओं, बच्चों और युवाओं और मध्य वर्ग और गरीबों का पूरा ध्यान रखा गया है। ये अपने आप में बड़ी घोषणा है। और दूसरी बड़ी बात है, 4 करोड़, हम सब जानते हैं किसानों को लेकर के जो नियम बनाए थे, जो रिफॉर्म्स लाए गए थे, उनको वापस लेना पड़ा था। उस वजह से भी किसानों पर भी बड़ा कंसंट्रेट किया गया है। तो कुल
मिला के ओवरऑल देखा जाए तो हर एक सेक्शन को टच करने का प्रयास किया जाए प्रियंका, ताकि इस इंटर्म बजट को ही इस तरीके से पेश किया जाए ताकि ये लोक लुभावन और चुनावी बजट हो सके। जी बिल्कुल। जिस तरह से ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल है, फाइनल बजट इलेक्शंस के बाद पेश होगा, तो क्या लगता है इस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल का असर किसी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल पर पड़ सकता है? देखिए, ये शॉर्ट टर्म को नहीं कहेंगे, ये बजट पूरी प्लानिंग के साथ पेश किया गया है, क्योंकि 2047 विकसित भारत का एक लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने रखा है। ये उसी की पेशरफ्ती है, उसी की तरफ एक बड़ा कदम है, और शायद यही एक कारण है कि कोई ऐसी बड़ी घोषणा नहीं की गई है। और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो गुडी गुडी सिचुएशन में है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में उनको बेनिफिट हो सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कोई रिस्क नहीं लिया है। लेकिन प्रियंका, ये मान के चला जाए कि ये 2047 में भारत को डेवलप कंट्री बनाना है, उसकी तरफ एक और बड़ा स्टेप है। बिल्कुल। अगर विनोद जी हम टैक्स पेयर्स की बात करते हैं, क्योंकि अब तक जो खास बातें सामने आई है कि 7 लाख की आय तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, 10 साल में बात करें तो 2 गुना टैक्स बढ़ चुका है, तो किसी तरह की कोई भी राहत टैक्स पेयर्स को नहीं मिली है अभी तक। बिल्कुल, नेक्सल में खुद भी निर्मला सीतारमण ने भी अपने बजट में कहा है कि टैक्स। जी प्रियंका करेंगे। जी टैक्स पेयर्स को लेके बताइएगा कि कितनी राहत उनको मिली है, क्योंकि जिस तरह से ये बात सामने आ रही है कि टैक्स पेयर्स के लिए कोई भी राहत अभी तक जो 1.5 घंटे का बजट चला है, कोई भी राहत टैक्स पेयर्स को नहीं दी गई है। हाँ बिल्कुल प्रियंका, आपने ठीक कहा कि टैक्स पेयर को लेकर कोई बड़ी राहत नहीं है। उसकी वजह यह भी है कि ये इंटर्म बजट है, 3 महीने तक, अप्रैल मई जून तक चलेगा। उसके बाद नया बजट पेश किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी इसका जिक्र किया था कि जो नई सरकार आएगी वो फुल फ्लैज बजट पेश करेगी। फुल फ्लैज बजट और इंटर्म बजट में यही फर्क रहता है, कोई बड़ी घोषणा नहीं की जा सकती है। हो सकता है टैक्स के रिवाइवल को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो बजट को लेकर अभी तक जो खास बातें सामने आई हैं वो विनोद जी साझा कर रहे थे कि क्या कुछ खास बातें हैं। हालांकि जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं और अभी तक कितना राहत या कितना बोझ जनता महसूस कर रही है वो विनोद जी ने बखूबी बताया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे जम्मू कठुआ हाईवे पर तरना नाले पर बनाया जा रहा जो नया वैकल्पिक मार्ग है वो बाढ़ में बह गया है और भारी वाहनों की आवाजाही के लिए इसका निर्माण हाल ही में शुरू किया गया था। पुराने वैकल्पिक मार्ग पर सिर्फ हल्के वाहनों को ही आवाजाही की इजाजत दी जा रही है और भारी वाहनों को अब फिर से बॉर्डर रोड से डायरेक्ट किया गया है। और इस खबर पर जानकारी लेंगे, रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि जनता को आने जाने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि कितनी मुश्किलात है। जम्मू कठुआ हाईवे पर जो तरना नाले पर जो बनाया जा रहा था वैकल्पिक मार्ग यानी अल्टरनेटिव रोड जो वहां पर बनाया जा रहा था वो बाढ़ में बह गया है। भारी बारिशों का सिलसिला जम्मू में लगातार जारी है और जिस तरह से प्रेडिक्शन भी किया गया था कि बारिशों का सिलसिला इस हफ्ते में लगातार जारी रहेगा और उसी हवाले से जिस तरह से बाढ़ में ये जो वैकल्पिक मार्ग बनाया जाता लोगों के आवाजाही के लिए वो बह गया है और भारी वाहनों की जो आवाजाही के लिए इसका निर्माण हाल ही में शुरू किया गया था। पुराने वैकल्पिक मार्ग पर सिर्फ हल्के वाहनों की ही आवाजाही की इजाजत थी। अब जो भारी वाहन थे, हैवी मोटर व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो उसकी आवाजाही के लिए इसका निर्माण हाल ही में शुरू किया गया था और अब भारी वाहनों को फिर से बॉर्डर रोड से डाइवर्ट किया गया है जो काफी उन्हें लंबा पड़ता है। और इस हवाले से क्या कुछ आम जनता को परेशानियां आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों की आवाजाही वहां से होती है।
और हमारे साथ कठुआ से हमारे संवाददाता रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा क्या है पूरा मामला? अब जबकि बाढ़ में ये अल्टरनेटिव जो मार्ग बनाया जा रहा था, ये बह गया है, कितनी मुश्किलात आई है, क्या कुछ सिचुएशन है फिलहाल अभी? बिल्कुल, जिस तरह से तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है और पानी क्यों बैठ गए आप? एक बार खड़े हो जाइए सब लोग। तो सभी हमारे नौजवान युवा और विभिन्न द्विवेदी जी, विजय कपड़वाड़ जी, जिला अध्यक्ष दीदी सुषमा रावत जी और वहाँ पर उपस्थित माननीय विधायक भरत चौधरी जी, आदरणीय अनिल नौटियाल जी, आदरणीय गोपाल राम टंटा जी, महावीर पवार जी और रमेश मैखुरी जी, श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी हमारे दायित्वधारी, अल्मोड़ा में हमारे महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी, जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा जी, श्री कुंदन परिवार जी, प्रदेश विस्तारक योजना दीपक मेहरा जी, गोविंद कृपाल जी, रवि लोटेला, कुंदन रटवाल जी, अरविंद विष्ट जी। हरिद्वार में जो क्लस्टर के यहाँ के जो हमारे 3 लोकसभा हैं उसके प्रभारी के नाते हमारे आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे कैबिनेट मंत्री, लोकसभा प्रभारी कुलदीप कुमार जी, श्री आदित्य चौहान जी, लोकसभा संयोजक डॉक्टर जयपाल जी, राजेंद्र व्यास जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार के विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी, पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी, भाई संदीप गोयल जी एवं समस्त हमारे वहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, उधम सिंह नगर में नैनीताल लोकसभा के श्री खिलेंद्र चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री विवेक सक्सेना जी, लोकसभा संयोजक कुलदीप चंद्रोक जी, कमल जिंदल जी, हमारे माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी, शुक्ला जी, पूर्व विधायक राजेश जी, अरविंद पांडे जी, हमारे पूर्व मंत्री और विधायक श्री प्रताप बिष्ट जी, जिलाध्यक्ष राकेश नैनवाल जी, लोकसभा सह प्रभारी एवं सभी। तरनार नाले पर एक बार फिर से जो पुल ध्वस्त हो गया था गत 19 जुलाई को, वहां से जो वैकल्पिक मार्ग बनाए गए थे जो ट्रैफिक के लिए, वो उनमें से जो एक जो अस्थायी ट्रैफिक जो वैकल्पिक मार्ग था, जो कच्चा वैकल्पिक मार्ग था, वो बिल्कुल बह चुका है, जिसके कारण वहां से ट्रैफिक को एक बार फिर से बॉर्डर के रास्ते से डाइवर्ट कर दिया गया है। जितने भी बड़े वाहन हैं वो बॉर्डर के रास्ते से जा रहे हैं और छोटे वाहन जो है वो कंक्रीट का बना जो वैकल्पिक मार्ग है वहां से गुजारे जा रहे हैं, जिसके कारण एक बार फिर जो ट्रक चालक हैं या बस चालक हैं, बड़े वाहन चालक, उनको एक बार फिर दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। इस मौसम जो जो करवट बदली है उसके चलते यहाँ पे फिर लोगों को परेशानी देखने को मिलेगी, क्योंकि बॉर्डर के रास्ते से काफी संकरा रास्ता है और 25 से 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफर जो करना पड़ता है वाहन चालकों को, वो काफी दुश्वारियों भरा है, जिसके चलते वहां पे भी जाम की स्थिति बनती है। और यहाँ पर ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो हमें जानकारी दी गई कि डाइवर्ट कर दिया गया है लोंडी मोड़ से जम्मू से आने वाला ट्रैफिक, और जो कठुआ की तरफ से, जब पठानकोट की तरफ से आने वाला ट्रैफिक है उसको चढ़वाल के रास्ते से नीचे बीआरओ के रोड जो बॉर्डर का रोड है उस पर डाइवर्ट कर दिया गया है। बड़े वाहन सारे उधर से ही जा रहे हैं और ये वो तरनार नाला है उसके बीचों बीच पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। पुलों के जो पिलर जो बनाए जा रहे थे वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं और जिसके चलते वहां पे काफी जल स्तर बढ़ा है। अभी बारिश, मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि अगले 24 घंटों में बारिश और हो सकती है, जिसके चलते यहाँ पर स्थिति क्या बनती है ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इसके चलते यहाँ पे दयाला चौक और चढ़वाल में भी जाम की स्थिति बनी हुई है और छोटे वाहनों को यहाँ पर पुलिस के कर्मचारी है वो वहां से गुजार रहे हैं और काफी एक बार फिर से लोगों को जो है पिछले 6 माह से राहत देने की कोशिश की। लोगों की सेफ्टी के लिए किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि आने वाले 24 घंटे में भी भारी बारिश की प्रेडिक्शन है, तो किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल, मौसम विभाग से बताया गया है कि अगले 24 घंटे में भी बारिश जो है वो लगातार होने का
उन्होंने उनकी तरफ से पेशन गोई की गई है, जिसके चलते ही यहाँ पर पानी का तरना नाले में एक बार फिर जो बाढ़ आई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में रात को काफी भारी बारिश हुई है, जिसके कारण इसका जल स्तर एक बार फिर बढ़ चुका है, जिसके चलते ये जो वैकल्पिक मार्ग था, कच्चा था, ये वो बीच में से बह चुका है और पानी काफी 3 से 4 फुट तक पानी है, जिसके कारण वहां से ट्रैफिक को गुजारना मुमकिन नहीं है और इसके चलते ट्रैफिक को बॉर्डर के रास्ते मजबूरन डाइवर्ट कर दिया गया है और लोगों को एक बार फिर यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले समय में भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस वैकल्पिक मार्ग को कितनी जल्दी दुरुस्त करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं बताऊं कि जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ था गत 19 जुलाई को, उसको फिर से मुरम्मत के लिए जो डेडलाइन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से दी गई थी, वो इसी फरवरी माह के में बताई गई, लेकिन वहां पर जो काम है अभी बड़े कम स्तर पर हुआ है, जिसके चलते लगता है कि आने वाले 5-6 महीने तक इसकी मुरम्मत कंप्लीट नहीं हो सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रंजीव मेहता कठुआ से जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि जैसे काम चल रहा है और बहुत 5 से 6 महीने लग सकते हैं इसके काम को कंप्लीट होने में, और जैसे जो वैकल्पिक मार्ग बन रहा था उसे लेकर लोगों में बहुत उम्मीद थी, जो कि अब बाढ़ के बहने से लोग काफी निराशाजनक है और जाहिर तौर पर मुश्किलात भी पेश आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे पुंछ की। पुंछ के सुरनकोट में 2 सालों के बाद बर्फबारी हुई है और बर्फ गिरने से सुरनकोट के लोगों के चेहरे में खुशी नजर आ रही है। खुशी से उनके चेहरे खिल उठे हैं और वहीं बर्फबारी से बिजली और पानी की सप्लाई भी बाधित हुई है और प्रशासन इन दोनों बुनियादी सुविधाओं की सुचारू सप्लाई के लिए कोशिशों में जुट गया है। और इस खबर पर जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता आकाश मलिक हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। पर फिलहाल आपको बता दें कि इस हफ्ते मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार बताया जा रहा था जम्मू और कश्मीर में। जम्मू में देखा जा रहा है कि बारिशें लगातार हो रही हैं और अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, सुरनकोट की बात करें, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं सच होती नजर आ रही है और बर्फबारी का जो सिलसिला है वो भी जारी है। हालांकि अगर हम इस सीजन की बात करें तो इस सीजन में बर्फबारी काफी देर से हुई है और अब लोग काफी ज्यादा खुश हैं, जबकि बहुत लंबे इंतजार के बाद उनको बर्फ देखने को मिली है। चलिए रुक करते हैं सुरनकोट का। हमारे संवाददाता आकाश मलिक हमारे साथ इस लाइव में ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, बताइएगा, बर्फबारी अब जबकि फाइनली हो चुकी है, एक तो लोग खुश हैं पर जो बुनियादी सुविधा है उससे वंचित कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, तो क्या परेशानी है और कितनी खुशी लोगों में देखने को मिल रही है इस बर्फबारी के बाद? हाँ जी प्रियंका, मैं आपको बताता चलूं कि तारीखी मुगल शाहरा से लेकर सुरनकोट तक इस वक्त जो है हैवी स्नोफॉल आज जो है पुशाना से लेकर बहरामगला तक हैवी स्नोफॉल हुई है। 2 से 3 फीट जो है स्नोफॉल रिकॉर्ड की गया है। वहीं पे बात करें तहसील सुरनकोट की प्रॉपर सिटी की बात करें, और पिछले 2 साल से कबल आज जो है स्नोफॉल हुई है, लोगों में काफी खुशी का माहौल भी है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि लाइट के हवाले से सुरनकोट में कई सारे इलाके हैं जिनमें आज भी जो है लाइट से लोग वंचित हैं। तो उसके साथ साथ कई सारे लोगों से भी आज बात हुई, उनका कहना है लाइट जो है कट हो जाती है। तो जो है चलिए आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आकाश मलिक जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि बर्फबारी के कारण एक तरफ लोगों में खुशी तो जरूर है, पर जिस तरह से बिजली और पानी की समस्या है उसे लेकर लोग काफी परेशान भी हैं, क्योंकि जैसे ही बर्फबारी होती है सबसे पहले तो बिजली गुल होती है, पानी फ्रीज हो जाता है, जिसे लेकर लोगों को पानी की किल्लत होती है और सुरनकोट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मौजूदा समय में तापमान में गिरावट के मद्देनजर डॉक्टरों ने लोगों से नवजातों की खास देखभाल करने का आह्वान किया है और जम्मू के SMGS अस्पताल में तैनात डॉक्टर JS सैनी ने इस बाबत कुछ सुझाव दिए हैं। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको दिखाते हैं। जैसे कि टेम्परेचर काफ़ी डाउन चल रहा है, मिनिमम टेम्परेचर 3-4 चला जा रहा है और मैक्सिमम 11 के करीब है। इस दौरान हमें न्यू बॉर्न बेबी का बड़ा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। एक तो ये है कि जहाँ डिलीवरीज होती हैं वहाँ टेम्परेचर 26 से 28 होना चाहिए और बच्चे को इमीडिएटली ठंडे कपड़े में ना डाल के उसको गर्म रखने की ज़रूरत होती है। गर्म कपड़े में उसको लपेट के रखें और उसके अलावा उसके बाद भी जो बच्चे को माँ अपने छाती के साथ लगा के रखे और कमरे का टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री रहना चाहिए। और बच्चे को कोशिश ना करें, बच्चे को नहलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि एकदम टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बच्चे को हाइपोथर्मिक इंजरी होने का डर रहता है। उसके बचाव
बचाव के लिए यही है कि एक तो फीडिंग करते रहें, बार बार दूध पिलाते रहें, माँ का दूध पिलाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करें, माँ अपनी छाती के साथ लगाए रखिए, और टेम्परेचर जो है कमरे का जो टेम्परेचर वो 25 से 26 डिग्री रखें, और दरवाजे खुलना, खिड़कियों को खुलना और बच्चे को इमीडिएटली बाहर एक्सपोज करना, ये बच्चे के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा जब और थोड़ा सा बच्चा बड़ा है, 2-3-4 महीने का बच्चा है, तो उसको भी ठंड से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ठंड से इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और बच्चा सेप्सिस के प्रोन हो जाता है। तो जैसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पे मत लेके जाएं, क्योंकि रेस्पिरेटरी इलनेस ऑन द पीक है, एडिनो वायरस काफ़ी है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो आपने जैसे कि कोविड में प्रोटेक्शन रहती थी कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, और अगर किसी को प्रॉब्लम है बड़े को, तो वो आप मास्क लगा के रखें और थोड़ा सा आइसोलेट हो जाएं, और छोटे बच्चे कांटेक्ट में जाएं, क्योंकि इन छोटे बच्चों को निमोनिया एकदम हो जाएगा, उनको जुकाम के साथ साथ निमोनिया में सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, और ऐसे बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बारिश से जम्मू के बलवाल ब्लॉक के किसान गदगद हो गए हैं और किसानों के मुताबिक उनकी खेती बारिश पर ही निर्भर है और बारिश न होने के कारण उनके गेहूं सहित अन्य फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं और हाल ही में हुई बारिश उनकी फसलों के लिए वरदान साबित हो रही है और उनमें उम्दा पैदावार की उम्मीद जगी है। जो बारिश हुई है, थोड़ी सी लोगों को राहत मिली है, ये खुशी है, किसानों के चेहरे खिले हुए हैं कि अभी कुछ होगा। तो ये किसान जो कंडी के हैं, ये तो बारिश पर ही निर्भर हैं। बारिश होगी तो इनकी फसल होगी, नहीं तो ये कुछ भी नहीं है। चलो, जो भी बारिश हुई है, इससे कम से कम 15-20 दिन तो कणक को थोड़ी राहत मिली है। तो अभी बारिश है, गए नहीं हैं, दिख रहे हैं, भगवान जी खुश हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि थोड़ी और बारिश दे दे, तो चलो किसानों का कुछ हो जाए। तो हम सभी से ये निवेदन करते हैं, हमने बहुत देर से देखा है, लोग यज्ञ वगैरह भी कर रहे हैं, ईश्वर को याद भी कर रहे हैं, भागवत कथाएं हो रही हैं, जगराते हो रहे हैं। तो ब्याह शादियों का भी इस समय सीजन है। तो चलो, खुश हैं लोग। तो धन्यवाद करना चाहते हैं ईश्वर का और आपके चैनल का भी, जो समय समय पर आते हैं, लोगों की सुध लेते हैं, किसान की बात को सरकार तक रखते हैं। तो हम गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं कि किसानों को थोड़ा ख्याल रखा जाए। बाकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो लोगों के साथ तालमेल में अच्छा काम कर रहा है। तो सर जेड़ी बारिश हुई है इस सरकंडी इलाके वास्ते बहुत अच्छी हुई है, और भी उम्मीद रखने भगवान अगे इो फरियाद करने कि हे प्रभु बारिश और दे, ताकि जेड़ी फसल जेड़ी और भी अच्छी होवे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ फायदा होया कि जेड़ा वगैरह घाह वगैरह ये भी असें ये हो जाना पाने वास्ते। ते इत्थे कन्नै महाराज जेड़ा वगैरह पट्ठे शट्ठे जेड़े वगैरह कनक है, जेड़ी कनक उप्पर असें उम्मीद होंदी है ते चलो ये भी होई जाग, ते चलो अच्छी गल है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।